नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद तमर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है एक मरीज की आखिरी ख्वाहिश। शुरू करते हैं। लखनऊ में उन दिनों बिजली सिर्फ रईसों के घरों में होती थी या उनके दरवाजे पर जो खुद को नवाबों का वंशज मानते थे। आम लोगों के घरों में चिराग की रोशनी से ही काम चलाया जाता था। अंग्रेजी हुकूमत का आखिरी दौर था और उस वक्त तक फैजाबाद से विक्टोरियागंज तक कुल मिलाकर 6 या 7 डॉक्टर होते थे, जिनमें से एक मैं था। मैं आमतौर पर अपनी क्लिनिक में ही इलाज करता था, लेकिन उस रात की तरह कभी कभार दरवाजे पर कोई मदद लेने के लिए आ जाता था कि भाई फलां साहब ने भेजा है आपको, उनकी वाइफ बीमार हैं या उनके बच्चे को कुछ हो गया है। तो कभी कभार मैं चला जाता था, पर उस रात में मना नहीं कर पाया क्योंकि दीवान साहब हमारे खास जानने वालों में थे। कचहरी में हमारे बहुत सारे उन्होंने काम भी निपटाए थे। तो हुआ यूं कि रात को हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो दीवान साहब का नौकर था। बोला, नमस्ते साहब, वो मालिक आपको याद कर रहे हैं, वो बिटिया की तबीयत जरा फिर से। मन तो मेरा मना करने का था। मेरी पत्नी कामना ने भी दूसरे कमरे से झांकते हुए ना का इशारा किया, लेकिन दीवान साहब से पुराने मरासिम का तकाजा था। मैंने कहा कि चलो हो आता हूँ इनसे, अच्छा नहीं लगता आप कोई बुला रहा है। वो बोली, अरे लेकिन ये तो अक्सर ही बुलाते रहते हैं और शहर में और कोई डॉक्टर नहीं बचा है क्या तुम्हारे अलावा? जब भी उनके यहाँ किसी की तबीयत खराब होती है तुमको ही बुला लेते हैं वो। हाँ, पिछले 3 महीने में कम से कम तुम 4 बार जा चुके हो उनके घर पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इतनी रात में आदमी भेजा है, कुछ जरूरी होगा, एक बार और हो आता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो थोड़ी देर के बाद दीवान साहब का नौकर आगे आगे मेरा बैग पकड़े हुए और मैं पीछे पीछे। अब चल दिए, लेकिन रास्ते में मुझे बस एक ही ख्याल आ रहा था, नव्या की तबीयत अब कैसी होगी। नव्या नाम था उसका, 26 साल की थी। नाक उसकी खड़ी हुई थी, आंखें गहरी थीं, होंठ के नीचे एक तिल था। मैंने उसकी एक पुरानी तस्वीर देखी थी जो उसके बिस्तर के बगल में उस सफेद फूलों वाले गमले के साथ सटा के रखी हुई थी। ये तस्वीर उसके कॉलेज के वक्त की थी, जब वो सेहतमंद थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसके बाल घुंघरैले थे, वो खूबसूरत थी, पर उसे दिल की बीमारी थी, जिसके बाद बंबई, दिल्ली, कलकत्ता के बड़े बड़े अस्पतालों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश के बाद साफ साफ कह दिया था कि उसके पास 6 महीने से साल भर से ज्यादा वक्त नहीं है। नव्या के जो पिता थे अंगद दीवान साहब, कचहरी में सरकारी हेड क्लर्क थे। उस समय ये बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, शायद आज भी हो। अच्छा, नव्या की बीमारी के बारे में दीवान साहब को पता था कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और मेरे आने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी नव्या को दर्द होता, जब भी वो अपनी तड़पती कराहती, दीवान साहब मुझे बुला लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे आने से नव्या को कुछ आराम मिलेगा। बहरहाल कुछ देर के बाद तेज कदमों से चलते हुए मैं उनकी हवेली नुमा उस बड़े से मकान में पहुंचा जहां बिजली वाली रोशनी थी। दीवान साहब अपना मुंह में पाइप लगाए हुए, कुर्ते पर कंधे से वो तिरछी शॉल डाले, दरवाजे पर दाएं से बाएं टहल रहे थे। उन्होंने मुझे आता हुआ देखा, बोले, आइए आइए डॉक्टर साहब, वो माफ़ी चाहता हूँ, वो गाड़ी नहीं भेज पाया, गाड़ी असल में वो कानपुर गई हुई है, तो आइए आइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलिए नव्या के पास चलते हैं। मैं और हम दोनों, दीवान साहब, हम लोग नव्या के कमरे में पहुंचे। दरवाज़ा खुला तो सामने नव्या सीने पे हाथ रखे करा रहे थे। वो एक बड़ा सा कमरा था जिसके किनारों पर खिड़कियां थीं और उनसे लटकते हुए सफेद पर्दे हवा में उड़ रहे थे। सफेद बिस्तर पर लेटी हुई नव्या की आंखें मुझे देखते ही चमक उठी। आ गए आप? बहुत देर कर दी आपने, उसने दर्द के बावजूद मुस्कुरा कर कहा। जरा देर और करते तो मैं मर जाती। ऐसा नहीं कहते नव्या, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उसके पास जाते हुए बस इतना ही कह पाया था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर आहिस्ता से मेरा हाथ चूम लिया। मैंने पलटकर दीवान साहब की आंखों में देखा,
एक शर्मिंदा पिता था जिसने नजरें चुराई और वो खुद दरवाजा अटका कर बाहर चले गए। मैं बिस्तर के पास रखे स्टूल पर बैठ गया और नव्या की उन आंखों को गौर से देखने लगा जिनमें मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत कतरा कतरा सांस ले रही थी। नव्या की आंखों में मेरे लिए प्यार था, पर क्या ये सिर्फ आधा सच था? अगर हाँ तो बाकी का आधा सच क्या था? क्या मैं भी उससे, पता नहीं। हाँ, ये जरूर जानता था कि शादीशुदा शख्स किसी और लड़की के लिए दिल में एहसास लेकर फिरे ये गुनाह है, पर उसके पास बैठकर लगता था कि गुनाह और सवाब में कोई फर्क नहीं रहा। मैंने उसे दवा खिलाने के लिए उसे थोड़ा सा उठाने की कोशिश की। हाँ, आराम से, गुड, चलो अब ये दवा खाओ। वो बैठकर मुझे देखने लगी, फिर बोली, ये दर्द भी ना सीने से उठकर पूरे जिस्म में फैल जाता है। वो मीर की गजल की तरह। उसने कहा तो मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा, कोई दवा मिस तो नहीं की थी तुमने? उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और एक बहुत अहम बात कही। बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं दवा खाऊंगी तो मौत टल जाएगी। मैं शर्मिंदा सा हो गया। नव्या, तुम ठीक हो जाओगी, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैंने कहा और मैं ये कहते हुए उसके पास बैठ गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरा दिमाग ये कह रहा था कि मुझे अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए, लेकिन दिल इनकार कर रहा था। वो बोली, पता है मुझे जिंदगी में बहुत प्यार मिला, माँ का प्यार, बाबूजी का प्यार, दादा का, दोस्तों का, लेकिन एक प्यार होता है जो इन सब से अलग होता है। उस प्यार की कशिश अलग होती है। उसमें प्यार करने वाले का हाथ अपने हाथ में लेने का मन करता है। जिंदगी खूबसूरत लगती है उसके पास बैठकर, और वही प्यार मुझे आपसे हुआ है। डॉक्टर, तो क्या हुआ कि मैं कुछ ही महीनों में, मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। बोली, मैं जब मर जाऊंगी तो आप मुझे भूल जाएंगे। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा नव्या, और फिर मरना तो सबको ही है। हाँ, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए तो पूछ रही हूं कि जब मैं नहीं रहूंगी तो आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। पता है आपको, वो बोली, एक शायर थे मीर तकी मीर, इस शहर में आए थे, लखनऊ में, दिल्ली से, और यहीं उनकी मौत हुई। और आज इस शहर में कोई ये नहीं जानता कि उनकी कब्र कहाँ है। जब लोग इतने बड़े शायर को भूल गए तो मैं कौन हूं? मैंने बात बदलने के लिए कहा, अच्छा, मीर का कोई शेर नहीं सुनाओगी आज? वह मुस्कुराई और थोड़ा और मेरे करीब आकर बोली, बिल्कुल। अर्ज किया है कि बुलबुल को मुआ पाया यानी कि मरा हुआ पाया। बुलबुल को मुआ पाया कल फूलों की दुकान पर। बुलबुल को मुआ पाया कल फूलों की दुकान पर, उस मुर्ग के यानी कि चिड़िया के, उस मुर्ग के भी जी में क्या शौक चमन का था। मैं कुछ कह नहीं पाया। वो मीर की एक लंबी गजल सुनाती रही और फिर धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक सफेद रंग का फूल था जो उसने बगल में रखे गमले से तोड़ा था, शायद मुझे देने के लिए, जैसे कि वो हर बार देती थी। जब भी मैं उससे मिलता था तो वो उस गमले से एक फूल तोड़कर मेरी तरफ बढ़ा देती थी। खैर, वो सो गई। मैंने जो उसे नींद की दवा दी थी वो अपना काम कर गई थी। कुछ देर के बाद मैं दीवान साहब की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा घर वापस आ रहा था और मेरे हाथ में एक सफेद रंग का फूल था, और मन में एक सवाल भी कि क्या जो मैं कर रहा था वो कामना के साथ धोखा नहीं था। मैं घर आ गया, अपनी रोजमर्रा के मसलों में उलझ गया और फिर भूल भी गया इस बात को। हालांकि
नव्या का जिक्र रहता था जहन में, लेकिन रोजमर्रा के कामों में खुद को उलझा लिया। एक दोपहर की बात है, जब मैं अपने घर में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी मेरी बीवी कामना की आवाज आई रसोई से, अरे थोड़ी मदद करवा दीजिए रसोई में, एक पराठा पलट देंगे तो डॉक्टरी की डिग्री पे दाग नहीं लग जाएगा आपके। सुबह से खट रहे हैं यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है कि बीवी जी रही है कि मर रही है। मैं मुस्कुराया और मैंने वहीं से कहा, अरे कैसी बात कर दी आपने, कहिए तो पराठा क्या हलवा पूरी सब बना दें आपके लिए, रुकिए आ रहा हूँ। कहकर मैं उठा और रसोई की तरफ जाने लगा, तभी खटाक की तेज आवाज आई और कामना की चीख भी आई। एक साथ चिल्लाता हुआ मैं रसोई में पहुंचा तो देखा कि स्लैब पे जो स्टोव रखा हुआ था वो खिसक कर नीचे गिर गया था और वो भारी सा तवा कामना के पैर पर गिर गया था, जिससे उसका अंगूठा जख्मी हो गया। अरे बाप रे बाप, चिल्लाते हुए मैं दौड़ा और उसके पैर का अंगूठा देखने लगा। अच्छी खासी खरोंच थी। कुछ देर के बाद थोड़ी सी मीठी तू मैं के बाद मैं उसके बाह पर एक टेटनस का इंजेक्शन लगा रहा था। उसने मेरे हाथ को देखते हुए कहा, अरे तुम्हारे तो हाथ कांप रहे, तुम सच्ची वाले डॉक्टर हो, कहीं डिग्री तुमने खरीदी तो नहीं है, लोहा बेच के खरीद ली हो? उसने कहा तो मैंने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, डॉक्टर कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब बाह किसी अपने की होती है तो इंजेक्शन लगाने पर हाथ कांपता ही है। कामना की आंखों में मैंने उस पल कुछ चमकते हुए देखा था। वो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन समझदार थी। खाना बनाना, घर सजाना और घर चलाने में वो बहुत अच्छी थी, उसी महारत हासिल थी। मैं चाहता था उसको, बल्कि बहुत चाहता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, एक बात बताइए, आजकल आप मुझसे नजरें क्यों चुराते हैं? उसने अचानक से ये बात कही तो मैं हड़बड़ा गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं? आप बात भी कम करते हैं, खोए खोए से रहते हैं। फिर हंसकर बोली, कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गई? अब पागल हो गया तुम, कुछ भी बोलती हो। मैं इंजेक्शन की सिरिंज पानी में उबालने के बहाने वहां से चला गया, लेकिन वो मुझे गौर से देखती रही। उस दिन के बाद कामना मुझे पहले से कुछ और ज्यादा गौर से देखने लगी थी। मैं क्लिनिक जाता तो वो दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद उसने मेरी चोर नजरें पढ़ ली थी। एक शाम मैं क्लिनिक से घर लौटा तो मेरे हाथ में मिठाई थी। कामना, अरे कहाँ गई? देखो इमरती लाया हूं मैं। कहते हुए मैंने मिठाई का डिब्बा मेज पे रखा और मैं जूते उतारने लगा। कामना, मैंने आवाज दी तो वो रसोई से आहिस्ता से बाहर निकली। फीते खोलते हुए मेरे हाथ उसे देखकर ठहर गए। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी था बेपनाह, वो जिस तरह मुझे देख रही थी। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि क्या बात है, क्या हुआ? मैंने पूछा तो उसने अपनी बंद मुट्ठी मेरी तरफ बढ़ाकर खोल दी, जिसमें मुरझाया हुआ एक सफेद फूल था जो मेरी बेवफाई का सबूत दे रहा था। दुनिया में खामोशी से बड़ा कोई इंतकाम नहीं है साहब। अगर उस शाम कामना खूब चीखती चिल्लाती, सवाल करती, जवाब करती, तो शायद मेरे पास एक मौका होता उसे समझाने का, उसे मनाने का, या शायद झुठलाने का भी। लेकिन उसने खामोशी को इस तरह इख्तियार कर लिया कि मेरे पास सिवाय शर्मिंदा होने के और कोई रास्ता नहीं बचा था। कपड़े धोते वक्त मेरी कमीज से उसे वो सफेद फूल क्या मिला जो नव्या ने मुझे दिया था। उसने हकीकत का पूरा पता लगा लिया। आस पड़ोस के लोगों से दीवान साहब के ड्राइवर के बारे में पता किया, जो अक्सर मुझे लेने आता था, और वहां जाकर किसी ने उसे बताया कि मैं दीवान साहब की बेटी नव्या का इलाज करने के लिए जाता हूं। हमारी बातचीत बंद हो गई थी। अब हमारी बात सिर्फ ऐसे होती थी कि खाना टेबल पे रखा है, या दरवाजा बंद कर लेना, या चीनी खत्म हो गई है मंगवा लीजिए, बस। और इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चली जाती और मैं उसे जाता हुआ देखता रहता। मैं इस कमरे में जाता तो वो बाहर बालकनी पर कपड़े पर फैली सूखे कपड़े उतारने लगती। मैं उसके पीछे रसोई में जाता तो वो छत पे पापड़ उठाने चली जाती।
यूं तो बिस्तर पर लेटे हुए हमारे बीच का फासला कुछ करवटों का था, लेकिन यह फासला हमारे रिश्तों की दूरियों को हर रोज और बढ़ा रहा था। मैं बात करना चाहता था उससे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहती थी और यह खामोशी मुझे चुभने लगी थी। हालांकि मुझे यकीन था कि कामना जानती होगी कि मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी उसकी नाराजगी जायज थी। कामना, वो क्लिनिक की चाबी नहीं मिल रही, देखी कहीं क्या? एक सुबह मैंने उससे कहा। अच्छा, ये कहने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने जानबूझकर चाबी जहां टांगी जाती थी वहां से हटाकर आईने के बगल वाली कील पे टांग दी, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। और फिर मैंने सवाल किया कि भाई, ये चाबी कहीं देखी क्या? मैं सवाल पूछकर उसकी तरफ देखने लगा। मुझे पता था कि वो चाबी ढूंढते हुए कम से कम इतना तो कहेगी ही कि यहीं दराज में तो रहती है, कहाँ गई? मैं सही भी था, वो आई। अब मैं उसे देखने लगा। वो सीधे आईने के पास पहुंची जहां मैंने चाबी लटकाई थी। वहां से उसने चाबी उतारी और मेरी हथेली में रखते हुए बोली, घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं। मैंने नजर घुमा के देखा तो रसोई वाली खिड़की खुली हुई थी, जहां से उसने मुझे चाबी टांगते हुए देख लिया था। वो वापस रसोई की तरफ मुड़ी और मैं चाबी लेकर बाहर की तरफ। हम लोग कुछ कदम थोड़ा आगे बढ़े और फिर अचानक रुक गए, और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ पलटे और फिर हम जोर से हंसे। यह हंसी बहुत दिनों के बाद गूंजी थी हमारे घर पर, बहुत दिनों के बाद। मैं हंसते हंसते उसके गले लग गया, और तब मैंने महसूस किया कि वो हंसते हंसते रोने लगी है। मैंने उससे वादा किया कि आज के बाद मैं कभी नव्या से नहीं मिलूंगा। उसने मेरा भरोसा भी कर लिया। कहने को हमारी छोटी सी दुनिया में मुस्कुराहटें लौट आई थी, और शायद ये सच नहीं था, क्योंकि अक्सर मुझे नव्या का ख्याल आ जाता था। मैं भूल नहीं पा रहा था। मैं उसकी वो मोहब्बत था जिसकी चाहत उसने जिंदगी के आखिरी मोड़ पर की थी। वो लड़की जिसके जिस्म की हर नस दर्द से फट रही थी और उसे मेरे नाम से राहत मिलती थी। वो उन सूखे हुए होठों से मेरा नाम लेती थी जिन पर मौत नीली स्याही से अपना नाम लिखने को बेताब थी। ये बेवफाई थी या इश्क या जो भी था, नापाक नहीं था। लेकिन मेरी बीवी कामना, बस ये एक नाम था जिसने मुझे रोक रखा था। खैर, तो बहरहाल एक इतवार की दोपहर थी। मैंने कामना से वादा किया था कि उसके साथ पास में जो सर्कस लगा हुआ है वो देखने जाएंगे। तो हम लोग तैयार व्यार होकर निकल रहे थे। कामना से किए वादे के मुताबिक मैं दीवान साहब के ड्राइवर को कई बार इससे पहले वापस लौटा चुका था हालांकि, लेकिन 2 दिन पहले जब वो आखिरी बार आया था तो एक लिफाफा लेकर आया था। उस लिफाफे में खत था और एक सफेद फूल था। मैंने कामना से छुपाकर वो खत ले लिया था जो मेरे बैग में अब तक रखा हुआ था। बता देता हूं कि उसमें क्या लिखा था। लिखा था, मौत के बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होता होगा इससे कम भयानक और कम दर्दनाक होता होगा। आप जानते हैं, बैठी हुई जो नसें हैं ऐसा लगता है कि अभी फट जाएंगी। सांस सीने में अटक जाती है, दर्द जिसमें बारूद की तरह यहां वहां फटता है। लेकिन जानते हैं, इन सब तकलीफों में सबसे बड़ी तकलीफ आपका ना होना है। एक मरती हुई प्रेमिका की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर जाइए। आइए कि मीर की एक आखिरी गजल सुनानी है आपको। और हाँ, एक आखिरी ख्वाहिश भी है मेरी, और वो ये कि मेरे आखिरी वक्त में जब रूह मेरे जिस्म से निकल रही होगी तब एक बार अपने इश्क का सबूत दे दीजिएगा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे माथे पर अपने होठों को रख दीजिएगा। आपकी कसम, मौत का अफसोस नहीं रहेगा मुझे। लगेगा कि इस दुनिया से इश्क करके जा रही हूं। आपकी मरीजा नव्या दीवान। मैं वो खत पढ़ ही रहा था कि तभी कामना की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। चले क्या? चले फिर, तैयार हो गए? मैंने कहा हाँ हाँ। झट से कहते हुए मैंने कागज छिपाते हुए हड़बड़ा के कहा, हाँ हाँ चलो चलते हैं।
कुछ देर बाद मैं तैयार होकर घर से बाहर आया, मैं और मेरी वाइफ, और हम दरवाज़ा लॉक करने लगे, कुंडी लगाने लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त एक आवाज़ से मैं चौंक गया। डॉक्टर साहब! मैंने पलट कर देखा तो वही ड्राइवर था। उसके चेहरे पे बदहवासी थी। उसने कहा, वो नव्या बिटिया। कहते कहते वो रुक गया। क्या हुआ उसे? क्या हुआ, बोलो। मैंने उसके कंधे पकड़कर झिझोड़ते हुए कहा तो उसने जवाब दिया, बस नाजुक बखत है साहब, चल लीजिए। कामना की नजरें मुझे देख रही थी कि अब मैं क्या करूंगा, लेकिन मैंने एक पल के लिए भी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा और फौरन ड्राइवर से कहा, चलो जल्दी चलो। मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी धूल उड़ाते हुए सड़क पर जाने लगी। कामना दरवाजे पर खड़ी रही, खामोश, बेलफ्ज। कुछ देर के बाद मैं दीवान साहब के घर पे पहुंचा और भागकर नव्या के कमरे में गया। नव्या, नव्या! उस सफेद पर्दे वाले कमरे के बड़े दरवाजे को ढकेलते हुए मैंने आवाज लगाई। नव्या सामने थी। जिस्म ठंडा था, चेहरा डूबा हुआ था और आंखें चढ़ी हुई थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो देखो मैं आ गया हूं। उसका सर मैंने अपनी गोद में लेते हुए भरे हुए गले से कहा तो उसने पकड़ और कस ली। उसकी ऐंठी हुई जबान से लफ्ज निकल नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो नव्या, मैं आना चाहता था, लेकिन मैंने आस्तीन से आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं उससे माफी मांगता हूं। लेकिन कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक नव्या की सांसें एक ऊपर नीचे होने लगी। एक अजीब झटका से उसने लिया और वो तन गई, जैसे उसे सांस नहीं आ रही है। नव्या उठो, तुम इस तरह नहीं जा सकती, मैं इंजेक्शन देता हूं तुम्हें। मैंने कहते हुए अपने दाएं बाएं इंजेक्शन वाला बैग देखा, पर मैं हड़बड़ी में अपना बैग लाना तो भूल ही गया था। मेरे पास दवाइयां नहीं थी, वो तड़प रही थी। मैंने गुस्से में दीवार पे जोर का हाथ मारा और मैं अपना सर पकड़कर वहां पर बैठ गया। और मैं क्या कर सकता था? उसकी नसें उभर रही थी। उसका आखिरी वक्त था। मैं उसका हाथ थामे बेबसी से उसे देखते हुए बस रो रहा था। उसकी आंखें पलटने लगी थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, सिवाय उसे दर्द की उस हद से गुजरते हुए देखने के मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कि तभी एक आवाज से मैं चौंक गया। यह आवाज दरवाजा खुलने की आवाज थी। पलटकर देखा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और हाथ में दवाओं का बैग लिए कामना खड़ी थी। कामना? मैं बुदबुदाया। मैंने देखा कि उसके दूसरे हाथ में नव्या का वही खत था जो मैं हड़बड़ी में वहीं छोड़ आया था। उसने सब पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी वो मदद के लिए आई थी। उसने मुझे बैग थमाया और पीछे वाली दीवार से सट के खड़ी हो गई। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से बैग खोला, इंजेक्शन निकालकर सिरिंज में भरा और नव्या की बाह पर लगाने की कोशिश की। लेकिन आज फिर से मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे कांपते हुए हाथों को देखकर पीछे खड़ी कामना की आंखें डबडबा रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से इंजेक्शन लगाया। नव्या, नव्या! मैंने उसके गाल थपथपाते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नब्ज डूब रही थी, लेकिन नव्या का जिस्म अकड़ा हुआ था। दर्द चेहरे पर दिख रहा था। तभी कामना मेरे पास आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा। कामना ने मुझे एक इशारा किया। वो इशारा पाकर मैं कांप गया। वो कह रही थी कि मैं नव्या का माथा चूम लूं, जैसे उसने खत में आखिरी ख्वाहिश के तौर पर लिखा था। और ये कहकर वो पीछे हो गए। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने कुछ पल नव्या का दर्द में डूबा हुआ वो चेहरा देखा, जिस पर दर्द ही दर्द था। उसकी नसें उभरी हुई थी। और फिर मैं झुका उसके चेहरे की तरफ और उसके माथे पर मैंने
होठ रखती है। कामना गौर से देखती रही कि मेरे आंसू लुढ़क कर नव्या के सुन्न चेहरे पर गिर रहे थे, और फिर मैंने देखा कि नव्या के चेहरे पर एक चुटकी भर मुस्कुराहट आई। उसके सूखे होठों की दरारें जरा सी फैली और फिर वापस एक हिचकी के साथ नब्ज ठहर गई। नव्या जा चुकी थी। दवाओं से महकते कमरे में खामोशी थी और नव्या के सिरहाने मीर के किताब के पास एक सफेद फूल मुरझा गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसका नाम था एक मरीज की आखिरी ख्वाहिश। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर भेजें। साथ ही Spotify या Apple पॉडकास्ट पर इस कहानी को सुनने वाले शो के नाम पर जाकर जितने भी स्टार्स देना चाहें इस शो को दे सकते हैं, ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए। शो का साउंड डिजाइन किया है सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर है माज। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।